नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव का नंबर 1 शो चुनाव एक्सप्रेस में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ गई है फिरोजाबाद यानी सुहाग नगरी। यहाँ पर पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, पब्लिक का मूड क्या है, चुनाव से पहले माहौल क्या है, सभी पर हम चर्चा करेंगे। सम्मानित जनता के साथ प्रतिनिधियों से सवाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम चुनाव एक्सप्रेस में चर्चा किन मुद्दों के इर्द गिर्द रखने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस पर पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनकर मुसलमानों को देने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। 24 की सियासी हवा इसी आरोप के इर्द गिर्द गरमाने लगी, तब कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आई। बचाव की कोशिश की गई, तमाम बयान सामने आए, लेकिन इन सब के बीच आज एक बार फिर से बीजेपी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पुराने वीडियो को जारी किया और नए सिरे से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। पीएम मोदी के प्रहार और आरक्षण का कौन असली हकदार, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। 2024 की टकरार, मुस्लिम पहले हकदार। Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. दूसरे चरण से तुष्टीकरण के खिलाफ ध्रुवीकरण। जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। आरक्षण बम फूटा, किसने मैदान लूटा? तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। ओबीसी का कोटा, चुनाव में किसके संग धोखा? अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? तीसरा दौर, हक बताएगा हवा किसकी ओर? मुस्लिम समाज का अधिकार है, तो क्या वो हमारी संपत्ति उस समाज को देने जा रहे हैं? मैनिफेस्टो में कहा है कि हम संपत्ति की जांच करेंगे, हम उन लोगों को बांटेंगे जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का काम किया। कांग्रेस जन्मजात ओबीसी एससी एसटी की विरोधी पार्टी है और ओबीसी एससी एसटी का अधिकार छीन करके मुसलमानों को सौंप दो। और चर्चा की शुरुआत करें, मेहमानों का परिचय कराएं। उससे पहले आपका परिचय करवाते हैं फिरोजाबाद की जनता से, जो आज यहां पर अपने मुद्दे लेकर पहुंची है, सवाल पूछने के लिए पहुंची है। जिन मुद्दों पर वोट करेगी उन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल करेगी और सामने से जवाब भी सुनने को मिलेगा। अब आपका मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मधुरिमा वशिष्ठ जी जुड़ चुकी हैं, आप समाज सेवी हैं। मधुरिमा गुप्ता जी, इसके अलावा दीपक सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और अमित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजेश जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। मनमोहन सिंह के पुराने बयान ने दूसरे चरण के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। देखिए, मनमोहन सिंह के बयान ने मुश्किल कुछ नहीं बढ़ा दी है, जो सच्चाई है वही बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मोदी जी जो उसके ऊपर जो एक्शन ले रहे हैं, तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा, मोदी जी अपने विकास कार्य के ऊपर एक्शन लें। कब तक कांग्रेस को घेरने का काम करेंगे? कब तक कभी नेहरू जी को याद करते हैं, कभी मनमोहन सिंह को याद करते हैं, कभी गांधी परिवार को घेरते हैं। हम तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, मोदी जी अपने विकास कार्य पर वोट क्यों नहीं मांगते हैं? कब तक ये देश को वो तो कह रहे हैं हमने तो पहले चरण से पहले विकास का ही मुद्दा बनाया। आपका मैनिफेस्टो आया और मुस्लिम लीग के इर्द गिर्द आपने मैनिफेस्टो को रखा, हमें पलटकर जवाब देना पड़ा। जी नहीं, मोदी जी मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बना, उसको जनता तो तारीफ कर रही है। मोदी जी को कांग्रेस का अच्छा क्या लगता है? मोदी जी को सिर्फ अडानी अंबानी के अलावा देश में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। मुस्लिम पहले हकदार हैं या नहीं? देखिए, हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए समानतन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम कास्टवादी करते नहीं है, ये तो बीजेपी की रीत है जो कास्टवाद करे। और ठीक है, धर्म और जात की सियासत ये आपकी रीति है। वो कह रहे हम तो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, विकास पर चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो देश के सशक्त बनाने का और विकसित बनाने का संकल्प है। 2047 तक इस भारत देश को विकसित बनाना है। इसी संकल्प उसमें युवा, महिलाएं, किसान और गरीबों को जोड़ा गया है। उनको इतना शक्तिशाली बनाना है, उतना आत्मनिर्भर बनाना है,
और कांग्रेस पार्टी का देश के सभी प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी देश में चलती है। और मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने जिस तरीके से 2014 में कहा कि चाय वाला, तो देश की जनता ने ना मुंह तोड़ जवाब दिया। 336 सीटें भाजपा की झोली में आई और एनडीए गठबंधन में की सरकार बनी, भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। इसी तरीके से उन्होंने 2019 में मैं चौकीदार चोर है, तो जनता ने इनको फिर मुंह तोड़ जवाब दिया और 353 सीट भाजपा और एनडीए गठबंधन का दूसरी बार देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। अब कहते हैं मोदी जी का परिवार नहीं है, तो देश की जनता आज कह रही है, 140 करोड़ जनता कह रही है मैं हूं मोदी जी का परिवार। और आप देख रहे हैं, और जनता का ही नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार। मैं जनता से जवाब लूंगा, उससे पहले दीपक जी, क्या लग रहा है कि मनमोहन सिंह का वो पुराना बयान बार बार उछालकर उसको दिखाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है क्या तीसरे चरण से पहले? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करेगी, लेकिन बीजेपी ने जो मुद्दा बना रखा है अपना कि विकास की राजनीति से वोट मांगने का, वो उसका जवाब अब कांग्रेस के पास मुझे नहीं लगता दे पा रहे हैं। और कांग्रेस इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि कांग्रेस का जो उन्होंने अपने योजनाएं बनाई हैं वो पूरी जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे। उनका केवल एक ही कारण है कि वो पूरी जनता तक पहुंच नहीं पा रहे। जहां मोदी जी कैंपेन करते हैं और मोदी जी की जो टीम कैंपेन करती है वो जनता तक पहुंचने का एक पूरा का पूरा एक प्लान रहता है उनका। ठीक है, मैं आपसे इस पर रिएक्शन लूंगा। क्या मोदी जी की गारंटी के सामने कांग्रेस को कोई विकल्प नहीं मिला? उनका 5 न्याय 25 गारंटी चली नहीं, इस वजह से अब पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बाद ये कोशिश की जा रही है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। बिल्कुल ये सही नहीं है कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है और गारंटी यही है कि हम जो हमारा भारत देश है एक विकसित देश बने, ये गारंटी के साथ हम आए। और हमारे चुनावी मुद्दे विकास को लेकर के हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए जितना भी आज आप देख रहे हैं महिलाएं आज हमारे ग्राउंड में जहाँ बैठी हैं, तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं सुरक्षित हैं। सुरक्षा की भावना महिलाओं के अंदर बलवती हो गई है और महिलाएं अपने को एक मजबूत मान रही हैं। 33% महिलाओं को यहाँ पर इन्होंने राजनीति में आरक्षण दिया है, जिससे महिलाओं के हाथ मजबूत हुए हैं। और यही नहीं कि राशन कार्ड की जो मुखिया महिला को बनाए, पहले पुरुष हुआ करते थे, महिलाओं को बनाया है। यही नहीं, भोजन के साथ साथ आवास छत भी उन्होंने महिलाओं को दी है। आप देखेंगे कि पूरे फिरोजाबाद में 50,000 प्रधानमंत्री आवास योजना महिलाओं के नाम पर है और आज महिलाएं अपने को सशक्त मान रही हैं। तो ये सारी विकास के मुद्दे पर आज हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। विकास के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। मैं ऑडियंस से कुछ सवाल लेता हूं, जिनके पास भी सवाल होगा आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जी, बताइए आपका क्या सवाल है? यह चुनाव जो है वो किसी स्थानीय विशेष के मुद्दों पर नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर है। राष्ट्रीय मुद्दे हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हमारे देश में शांति बनी रहे, किसी प्रकार के दंगे न हो, और इसी की दिशा में कांग्रेस जिस प्रकार से एक लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है। मनमोहन सिंह ने बार बार ये कहा कि इस देश के समस्त संसाधनों पर केवल मुसलमानों का अधिकार है, पहला अधिकार मुसलमानों का है। हाँ बेटा, आपका सवाल? सर, शिक्षा को लेके है। हाँ। हमारा जो मतलब सवाल है वो शिक्षा को लेके कि बीजेपी कैसा अगर करेगी तो क्या करेगी, अगर कोई भी गवर्नमेंट आए। और दूसरी चीज जो हमारा डेवलपमेंट है, एक्चुअली जो हम देखते हैं कैपिटल लेवल पे वो तो हम देख पा रहे हैं, पर जो ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट है वो ज्यादा नहीं देख पा रहे। बट हाँ, ये कि हमें शिक्षा भी सही मिल रही है, बट और इसे कैसे और बेहतर होना चाहिए, और बेहतर होना चाहिए। आपका सवाल बेटा? सर, यही है कि इसे बेटर से बेटर किया जाए और शिक्षा पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो इससे ही हमारा विकास आगे बढ़ेगा, इसी से भारत का भविष्य बनेगा। जी, इधर से भी एक सवाल, आपका सवाल बताइए। ये जो कह रहे हैं ना कि मनमोहन सिंह जी के लिए कि उन्होंने कहा है कि पहला हक अल्पसंख्यक का है, तो कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का है। माइनॉरिटी में क्या जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, सभी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे विचार नहीं व्यक्त करने चाहिए जिससे फिजा में जहर घोलने की कोशिश की जाए। ओके, मैं जवाब ले लेता हूँ। फिजा में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की है और देश में हमेशा दंगा और देश को भाईचारा को मिटाने की कोशिश की है। बंटवारा की राजनीति हमेशा कांग्रेस पार्टी की रही है। मोदी जी की नजर में और भारतीय जनता पार्टी की नजर में हर भारतीय 140 करोड़ जनता एक समान है। सभी को बिना भेदभाव के 10 सालों में बिना भेदभाव को अगर पक्का मकान मिला है किसी को,
तो उसकी जाति धर्म नहीं देखी गई। तो फिर मोदी जी को ये क्यों कहना पड़ गया कि ये आपका हक छीनकर उनको बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं? ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपना ये बयान, मनमोहन सिंह हो या उनके कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता हो, जिस तरीके से बयान पेश कर रहे हैं, तो उस पर उनको ने जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इनकी बात का भी जवाब दीजिएगा। उधर से आपके लिए एक सवाल भी था कि हम एक सेकंड पहले आप सवाल सुन लीजिए। उधर से सवाल ये था कि आप हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आज देश में विकास की बात हो रही है, विकसित भारत की बात हो रही है, इस वजह से आप मुद्दों को डिरेल कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगा ये तीनों लोग जरा सच बोलेंगे और इस पब्लिक को गुमराह नहीं करेंगे और मेरे बड़े भाई भी सच बोलेंगे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि मोदी जी ने देश के अंदर बंटवारे की राजनीति की है। ये देश में बीजेपी ने बनाया क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। सिर्फ इन्होंने बेचने का काम किया है। ये देश कांग्रेस ने बनाया, इस देश में सुई नहीं बनती थी, अंतरिक्ष में कांग्रेस पहुंच गई और मोदी जी कहते हैं मैंने देश बनाया, रेल बेच दी, वेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, दुनिया की चीजें बेच दी। और उसके बाद ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, अब ये कहते हैं कि मकान बना दिए। इस देश के अंदर मोदी जी ने जब यहाँ आए थे 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, और आपको 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली ना स्मार्ट सिटी बनी, कुछ इस देश में हुआ नहीं। महंगाई बढ़ा दी और महंगाई बढ़ा के 12 रुपए टूल टैक्स लगता था, 210 रुपए एक साइड से टूल टैक्स लगता है। लूट कर रहे हैं आप लोग और इनको शर्म नहीं आती है। कितना झूठ बोलते हैं, कहते हैं कांग्रेस बेईमानी। अरे इलेक्ट्रो बॉन्ड का हिसाब तो दे दो, देश हिसाब मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये चोरी है, इसका हिसाब तो दे दो। इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या है? आपका जवाब इस पर, आपका जवाब। ये विपक्षी है, इनका तो आरोप लगाने का काम है। विकास तो उन्होंने 70 सालों में देश को लूटने का कार्य किया। अगर आज ये विकास कार्य करते तो जनता इनको नकार क्यों देती? इन्होंने, देश की जनता ने इसको पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, इसीलिए ये घमंडिया गठबंधन देश में नफरत और भाई को भाई से लड़ाने का कार्य कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया है। ओके, पहली बात तो ये कि माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, जिसका भी जो सवाल होगा सवाल रखिएगा और व्यक्तिगत होने की कोई जरूरत नहीं। आप डिबेट में आए, मुझसे संवाद करिए। उधर, हाँ, उधर पुलिस वाले हैं, वो टैकल करेंगे। ठीक है सर, बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा कांग्रेस सरकार से सवाल है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार ने किसी भी डिजिटल इंडिया के बारे में, जहां आम नागरिक को नहीं मालूम था, आज जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों को बताया और घर घर राशन बंटवाने का काम मोदी जी ने किया, कोरोना जैसी समस्या में लोगों को भोजन दिया, उस समय कांग्रेस सरकार कहाँ थी? और पिछले 70 कोरोना के समय कांग्रेस वाले कहाँ थे? आपका सवाल। कोरोना के समय कांग्रेस वाले घर पर थे। आप जवाब मत दीजिए, आपका सवाल। मैं बता तो रहा हूँ। हाँ। आपका सवाल, बीजेपी से कोई सवाल है आपका? नहीं, बीजेपी की सवाल है मेरा कि राम मंदिर तो बना दिया, अब मथुरा में कृष्ण मंदिर कब बनाओगे? ठीक है, ओके, मैं सवाल कर लूंगा इधर से भी। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मोदी जी का जो है एक प्रधान ये जो काम हुआ है, कांग्रेस के राज्य में पत्थर फेंकते थे, पत्थर क्यों नहीं फेंकते हैं? ये मोदी जी का काम बहुत अच्छा है। खड़े हो जाइए एक मिनट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल वहीद है। अब्दुल वहीद, आपको ये लग रहा है कि मोदी सरकार आने के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है? बिल्कुल बंद हो गई, सही बात है ये। आपके कहने के बाद लोग ये तो नहीं कहेंगे कि आप असली मुसलमान नहीं है? नहीं, वो कहेंगे, क्या कहेंगे उनसे मतलब नहीं है। मेरा ईमान मैं जानता हूँ, मैं कि मुझे क्या कहना है, मैं अपनी ईमानदारी की बात कहूँगा। लोग क्या कहेंगे, लोग। आप बताइए, आपका सवाल क्या है? सर, सबसे पहले तो आप हमारे फिरोजाबाद में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने मित्र कांग्रेस वाले जो हमारे प्रवक्ता हैं, उनसे एक सवाल है कि अगर आप सब कुछ सही करते चले आ रहे थे तो आप फिरोजाबाद जिले के अंदर 3000 वोटों पर कैसे सिमट गए? ठीक है, ओके। सिर्फ मैं अब जवाब लेता हूँ, उसके बाद मैं इधर आऊंगा। जवाब, कोरोना काल के दौरान कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, कांग्रेस के नेता कहाँ थे? और अगर आप सब कुछ इतना अच्छा करते आ रहे थे तो फिरोजाबाद में गति क्यों हो गई? कोरोना काल में प्रियंका जी ने 1000 बसें लगवाई थी और मोदी जी ने उस पर रोक लगाई थी। कांग्रेस पार्टी ने हर जगह सपोर्ट किया था, ट्रेनों में भी टिकटें दिलवाई थी, जितना कांग्रेस कर सकती थी उसने किया था, लेकिन मोदी जी ने रोकने की कोशिश करी। और ये मोदी जी ने जो कोरोना काल में एकदम जो लॉकडाउन लगाया, उसमें मोदी जी को टाइम देना था देश की जनता को, जो अपनी जगह स्थान पर पहुंच सकती थी। ये तानाशाही की सरकार है, तानाशाही से इन्होंने नोटबंदी की, तानाशाही से कोरोना काल में इन्होंने काम किया। फिरोजाबाद में हाल क्यों हो गया आपका? फिरोजाबाद में हाल क्या हो गया? फिरोजाबाद में सही चल रहा है। कांग्रेस पार्टी गायब है। कौन कहता है कांग्रेस में? राज बब्बर जी सांसद, राज बब्बर के बाद गठबंधन में सांसद बनने जा रहे हैं अक्षय यादव। ओके,
अभी वो कह रहे हैं गठबंधन के सांसद बनने जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि मनमोहन सिंह का जो बयान आया, अब आगे की सियासत उसके इर्द गिर्द सिमटती हुई नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है कि चुनाव में अब वही मुद्दा रहने वाला है। इसका कोई समाधान ढूंढ पा रहे हैं आप लोग? देखिए सर, समाधान की तो बात यह है कि आज सोने जो मंगलसूत्र की बात आप कर रहे हो, मंगलसूत्र की जो बात माननीय प्रधानमंत्री, नहीं मंगलसूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। आप शुभ जी हैं समाजवादी पार्टी से। मनमोहन सिंह ने एक बयान दिया था 2006 में कि देश की संपत्तियों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का बनता है। अब बीजेपी उसी को मुद्दा बना रही है कि इनकी सोच में ही तुष्टिकरण है। सर, उनका बयान तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले उसको पूरा या तो बयान पढ़ लिया जाए, चीजें जो भी होती हैं उस जो पूरा एक बड़ा वाक्य कहा जाता है उसमें थोड़ा सा अंश निकाल के उसको दिखाया जाता है। ये सारी बातें झूठ हैं और अनगढ़ हैं। न तो इसी देश में कोई भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख या ईसाई हो, वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि अपना उसको हित दिख रहा है कि उसको वोट कहाँ करना है, कहाँ। धर्म के नाम पर आरक्षण होना चाहिए? नहीं, आरक्षण तो इस देश की मूलभूत व्यवस्था है। बिना धर्म के आधार पर होना चाहिए? नहीं, धर्म क्योंकि कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने दिया। बीजेपी का कहना है कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और SC/ST का हक छीनकर अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा। जिसका जितना हक है उसको उतना मिलना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो EWS के नाम पर 10% कोटा जो अपर कास्ट को दिया गया है, वो उसमें तो गरीब SC वर्ग का भी है, OBC वर्ग का भी है, ST वर्ग का भी है। तो वो कोटा जो एक 10% EWS इकट्ठा जो दे दिया गया वो इन लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। उनका कहना है कि देखिए, आप सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात वोटों की आती है तो आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पर लोग बढ़ जाएं। ऐसा इनका आरोप सरासर गलत है। धर्म के आधार पर देश को ये बांटना चाहते हैं। हिंदू को और मुसलमानों को, सिख को और ईसाई को आपस में लड़ाकर ये अपना सियासी फायदा लेना चाहते हैं। देश में मोदी जी की गारंटी पूरे देश की जनता ने मानी है और मोदी जी ने जो कहा था उस वादे को पूरा निभाया। देश के हर व्यक्ति को अपनी अपनी जो योजना उनकी लागू की गई थी उसका लाभ मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन्होंने विकास कार्य किए होते और इनका अच्छा सुशासन होता तो देश की जनता इनको नकारती नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बूढ़ी मां से पूछो जिसकी आंखों में धुआं आता था। मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत देने का कार्य किया, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म देने के लिए। तो कहां गई? ठीक है, दीपक जी, क्या आपको लग रहा है कि जो उधर से मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है उसका जब कोई समाधान नहीं मिला तब मुस्लिम आरक्षण की बात होने लगी, तब फाइनेंशियल सर्वे की बात होने लगी, तब ये सारे बयान बारी बारी से सामने आने लगे मुस्लिम वोट पाने के लिए? और जब तक वायनाड में वोटिंग थी, आज वायनाड में वोटिंग थी, तब तक राहुल गांधी ने तय नहीं किया था कि मैं अयोध्या जाऊंगा रामलला के दर्शन करने के लिए। अब उनको लग रहा है कि वहां पर वोट हो चुका है, अमेठी में मुस्लिम की आबादी बहुत कम है, चलिए रामलला के दर्शन भी कर लेते हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो ये देखने में आ रहा है कि अब पहले दोबारा से हिंदू बनने की कोशिश में जुटे हैं। कलावा भी बांध रहे हैं, जनेऊ भी पहन रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं। तो उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद बिना हिंदुओं के जीतना संभव नहीं है, इसलिए उनका स्टैंड हो सकता है कि राजनीति में कुछ करना है। लेकिन जो बयानबाजी स्टार्ट हुई है तो बयानबाजी में बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं रहती। तो बीजेपी का भी ये देख रहे होंगे कि फायदा होगा बयानबाजी से, तो मैं इसको बिल्कुल सही मान सकता हूँ। चुनावी हिंदू बनने की कोशिश की जा रही है। अगर राहुल अब ये तय कर रहे हैं कि हाँ अमेठी जाना चाहिए, रामलला के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि आज योगी जी ने भी पलटवार किया कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब तो गए नहीं, केस को अटकाने, भटकाने, लटकाने का प्रयास किया, और अब जब वायनाड में चुनाव हो गया तो उनको लगता है कि चलिए अमेठी की हिंदू आबादी को साधा जाए। बिल्कुल सही बात है कि जब उनको लग रहा है कि चुनाव का माहौल है तो उसी समय वो जनेऊ धारण करते हैं, कलावा बांधते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और वैसे वो इन चीजों को मानते नहीं है। क्योंकि हमारे भारत की एक पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है, और हम अपनी पहचान इन्हीं से हमने पूरे विश्व में, आज हम विश्व के कोने कोने में जाने जाते हैं। उस संस्कृति को पहचान बनाने के लिए वो आज अपने वोट बैंक के लिए, वोटों के लिए, आप हिंदुओं की रुझाने के लिए वो आप वापस मंदिर की तरफ जा। ठीक है, मैं इधर से कुछ सवाल ले लेता हूँ। एक सेकंड सर, मैंने आपका सवाल में ले चुका हूँ। फिरोजाबाद के कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे सवाल जो आप जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं। मेरा भाजपा सरकार उनसे है कि क्या रोजगार के प्रति उन्होंने किया। जब चुनाव का टाइम आता है तब ये भर्ती निकाल देते हैं, भर्ती निकलती है तो उससे पहले पेपर लीक हो जाते हैं, और भर्ती निकालते समय उनमें उम्र की लिमिट भी बढ़ा देते हैं, जिससे
60,000 वैकेंसी है, बंदे फॉर्म भर रहे हैं 50 लाख, इतना बेरोजगार इकट्ठा हो गया। इन्होंने अगर रोजगार दिया है तो इतना बंदा आ कहाँ से रहा है? ठीक है, बेरोजगारी और भर्ती नहीं निकल रही। हाँ जी, आपका सवाल। सर, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हर रोज 276 गर्ल्स, 1064 फीमेल्स गायब कर दी जाती हैं और उसमें यूपी टॉप लेवल पे आता है, नंबर 1 पे आता है। और आप पर डे अगर देखते हैं तो उनमें से 87 फीमेल्स के साथ रेप केस होते हैं और उसमें से भी 40% जो लड़कियां होती हैं वो नाबालिग होती हैं और टोटल जो उसमें 99% केसेस में तो एफआईआर भी नहीं लिखी जाती है। और उसके बाद अगर हम 1% जो नंबर है उसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल नंबर कैलकुलेट होता है 58 लाख। तो कहाँ फीमेल सुरक्षित है? ओके, मैं सवाल पूछ लेता हूँ बीजेपी से। देखिए, आपके आंकड़े और आपके दावे हैं कि आज महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त है। उधर से सवाल यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं। महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं और कितनी सुरक्षित हैं? योगी जी की सरकार में जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सत्ता संभाली है तब से बहन बेटियों की तरफ आग दिखाना जो दिखाते थे या बहन बेटियों के साथ अभद्रता करते थे या उनके साथ कोई जाति करते थे तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और पहले की जो सरकारें थी, सपा की या बसपा की या कोई भी सरकारें रही, उनमें मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। मैं बहन जी को बताना चाहता हूं, मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। आज माफिया हो चाहे कोई भी हो, अगर आम जनता या बहन बेटी के खिलाफ किसी ने आंख या जलन अपराध करने की कोशिश की है, उसके घर पर या तो बुलडोजर चलाए या उसका जेल के सलाखों के पीछे गया या उसकी राम राम सख्त हो गई है। ठीक है, शुभकांत जी, उनका कहना है कि आज एनसीआरबी के आंकड़ों में केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि केस दर्ज हो रहे हैं। पहले की सरकारों में केस दर्ज ही नहीं होते थे, पीड़ित थाने तक पहुंच ही नहीं पाते थे। आज तो राम नाम सत्य हो जा रहा है। सर, ये सरासर झूठ है। मेन बात यह है कि पहले जो सरकारें चल रही थी, चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, तब जो इतने केसेस हैं, इतने केसेस इससे बहुत कम होते थे। लेकिन होता क्या है कि अब चीजें दबाई जाती हैं, उतनी ऑन पेपर पर दिखाई नहीं जा रही। वो कह रहे हैं आप दबा रहे थे तभी तो केसेस रिकॉर्ड नहीं हो रहे थे। नहीं सर, हम अगर दबा रहे थे तो सत्ता में इतने लंबे समय तक दोनों पार्टियां रही, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी। तो ये जो दोबारा जो राम मंदिर के नाम पे ये जो दोबारा पार्टी आई है, 1 मिनट भाई साहब, जब हम काम कर रहे हैं, आने वाला समय है, समाजवादी पार्टी का समय आ रहा है और ये जो चीजें हैं, ये देखो मेन चीजें जिन पर जो चल रही हैं, इससे जो सबसे बड़ी समस्या देश की है वो है जात पात की व्यवस्था खत्म करना, बेरोजगारी जो युवा बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी देना, बाकी की महंगाई उनको रोजगार देना, उनको बेरोजगारी देना नहीं। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी करने लगे हैं अलग अलग मंचों से, खासतौर से उन्होंने पीएम को लेकर जो तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा पसंद आ नहीं रही सर पब्लिक को। ये बात हम पब्लिक के बीच में जा रहे हो तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो, चुनावी प्रतिद्वंदिता हो सकती है, आप चुनाव में एक दूसरे पर वार पलटवार कर सकते हैं, लेकिन इस बात का तो ख्याल रखना होगा कि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है। ये क्या है? राहुल जी ने ऐसा तो नहीं बोला, अगर बोला होगा तो मैंने देखा नहीं है, ऐसी कोई न्यूज नहीं देखी है। अगर कोई मैं उन शब्दों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, आप गूगल करिएगा, आपको खूब मिल जाएगा। उन्होंने कहा हाँ जी के बयान और श्रीमती ईरानी जी ने अमेठी में जाकर राहुल जी के लिए जिस तरीके से सभ्यता का परिचय दिया है, तो उसको भी आप दिखाइएगा क्या परिचय दिया है। और रही बात राहुल जी की, तो राहुल जी को पूरा देश पसंद कर रहा है और इस टाइम 85% देश की जनता राहुल जी को लाइक कर रही है और हम लोग 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 2024 में सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ जी मैम, आपका सवाल। देखिए, मोदी जी ने तो महिलाओं के लिए बहुत किया है, ये दिख भी रहा है, लेकिन सत्ता में इतने लंबे टाइम कांग्रेस रही, वो जरा अपने गुणगान गा लें कि महिलाओं के लिए क्या किया है। बताइए, हमारे सवाल का मैं जवाब लूंगा, आप बताइए सवाल। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए जो कह रहे हैं भाई साहब, तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा जो किया है वो मोदी सरकार ने ही किया है। हम लोग आज सुरक्षित यहाँ बैठे हैं। पहले क्या कोई बहन है, कोई भी बेटियां कभी घर से निकल सकती थी, कभी नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज हम इतने सुरक्षा अपने इतने सुरक्षित मानते हैं कि हम इस टाइम आप के सामने ही आप सुरक्षित हैं। जी मैम, आपका सवाल। देखिए, चुनावी बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन आज हमारा देश इस कंडीशन में है कि हमें एक स्थिर सरकार की जरूरत है। और रही बात बीजेपी गवर्नमेंट की, तो महिलाओं के लिए 25 से ज्यादा योजना इस बीजेपी गवर्नमेंट में आई है, जिसमें आपका सुकन्या योजना है। सबसे बड़ी बात कि सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोलने की योजना बीजेपी में आई है और सेना में परमानेंट कमीशन भी महिलाओं को बीजेपी सरकार में ही दिया जा रहा है। ठीक है, आपका सवाल। हाँ बताइए। ये बात करते हैं कानून व्यवस्था की, तो इनके
मंत्री, उनका बेटा या मिश्रा टैनी का बेटा किसानों पर थाह चढ़ा देता है, उस पर कोई बात नहीं करता। और ब्रजभूषण सिंह, साक्षी मलिक जो गोल्ड मेडल लेके आती हैं, क्या वो महिला नहीं थी? क्या उस देश की बेटी नहीं थी? दोनों ही मामले कोर्ट में आपको जानकारी है नहीं आपका? क्या कोर्ट में? मेरा सवाल ये है, सवाल नहीं है, मेरा जवाब है। पहले तो आदरणीय कांग्रेस, जवाब मत दीजिए, सवाल करिए। मेरा सवाल नहीं, थोड़ा सा एक बार मैं बोलना चाहूंगा। स्मार्ट सिटी के आधार पर भाई साहब ने बोला था, तो मैं आज बता रहा हूँ, अब जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं उस प्रांगण में आज से पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं थी 2014 से पहले साथ में आप बता सकता हूं, और यहाँ के पुराने लोग जानते भी हैं कि इस गांधी पार्क से आने में भी लोगों को डर लगा करता था। आज देखिए ये स्मार्ट सिटी से कहते हैं, स्मार्ट सिटी। कैमरा घुमाइए, बताइए स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं। दूसरा मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं किसी के वैसे मुद्दे की बात नहीं करूंगा। एक्चुअली आज जो पुलिस प्रशासन को सशक्तिकरण मिला है, उसको जो मजबूती मिली है, हम लोगों को सुरक्षा जो ये सारी बातें तो बीजेपी के प्रवक्ता सामने से कर ही रहे हैं। सर आपका सवाल, मैं आ रहा हूँ, मैं उधर आ रहा हूँ जी, बताइए आपका सवाल क्या है? सर ये लोग उसमें बात करते हैं, जो सांसद लोग बनते हैं, सांसदों को जो पेंशन मिल रही है, 10-10 बार जीते हैं, 10-10 बार ले रहे हैं, विधायक जुड़ रहे हैं, तो सांसदों पे या विधायकों पे इसका कभी रोक क्यों नहीं लगेगी? ठीक है, ओके। गूगल ज्ञान नहीं, जवाब नहीं, सवाल। नो सर देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी सिगार पीने के लिए विदेशों में हवाई जहाज भेजते थे, और एनी बच्चन जी के साथ उनको गुलछर्रे उड़ाते हुए देखा है। रहा समाजवादी पार्टी का, एक बात बताइए, जब मुलायम सिंह जी अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए अस्पताल में गए और उन्होंने जो नर्स होती है, बहन समान होती है, उनके साथ डोरे डाले और उनके साथ ठीक है, आपका सवाल। नहीं हो गया, आपकी बात आ गई। भाजपा का इस बार नया शब्द आया है, गारंटी। क्या इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं बेरोजगारी खत्म होगी? ओके, वैलिड सवाल है, मैं जवाब ले लेता हूँ। पहले आपसे सवाल है, उनका कहना है कि आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं, रात में भी घर से निकलने में कोई डर नहीं लग रहा है। इस पार्क में जहां वो बैठी हैं, वो कह रहे हैं कि पहले यहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल था। सर ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, आज भी महिलाएं रात में अगर 10 बजे कहीं जाती हैं तो ये सोच के निकलती हैं कि रास्ते में कोई घटना घट जाए। ये सब बातें ओनली यहाँ पे आपके सामने ही महिलाएं ये बात कह रही हैं। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कहना चाहूंगा, महिलाओं की अस्मिता की बात है, वरना कोई महिला रात के 10 बजे अकेले नहीं निकल सकती। ये सारी बात झूठी है। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूंगा। आप स्मार्ट सिटी पर घेर रहे हैं, आप विकास योजनाओं पर घेर रहे हैं, उधर से कहा जा रहा है 26 योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं इसी पार्क को आप देख लीजिए कि स्मार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। नहीं, ये पार्क रघुवंश दयाल वर्मा के जब बीजेपी सरकार नहीं थी, ये रघुवंश दयाल वर्मा ने बनवाया था, बीजेपी सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार थी। ये सब झूठ है। दूसरी चीज, महिलाओं की अगर ये बात कर रहे हैं तो मणिपुर में मोदी जी क्यों नहीं जाते हैं? बनारस की स्टूडेंट को 3 बीजेपी के नेता उठा के ले जाते हैं, बलात्कार करते हैं, वहाँ मोदी जी क्यों नहीं जाते? और तीनों युवा नेता बीजेपी के पदाधिकारी मणिपुर क्यों नहीं जाते? सेंगर को सजा क्यों नहीं मिलती है? की वीडियो आप संदेश खाली की बात करने से कतराते, आप संदेश खाली की बात करने से कतराते क्यों हैं? मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। आप संदेश खाली पर जवाब बताइए। देश बेचने पर लगे हुए हैं आप, कौन सी स्मार्ट सिटी फिर टाल गए? आप संदेश स्मार्ट सिटी, फिर आप संदेश खाली पर टाल गए। ममता के साथ गठबंधन में आप इसलिए टाल जा रहे हैं उसको जी। उधर से उस युवा बच्चे का सवाल था, एक सेकेंड, उस युवा बच्चे का सवाल था कि आप गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या आप रोजगार की गारंटी दे रहे हैं क्या? मैं बताना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया, बिना भेदभाव को नौकरी योग्यता के आधार पर देने का कार्य किया। और मैं बताना चाहता हूं, सपा की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब लोगों ने अपने खेतों को बेचा और उनके खुलेआम दलालियां नेता लोग करते थे। 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक उनसे वसूला जाता था, और तब जाके कहीं नौकरी तो भी मिलती नहीं थी, उसकी गारंटी नहीं थी। मोदी जी की सरकार और योगी की सरकार जी ने जब तक नौकरी युवाओं को दी है, योग्यता के आधार पर दी है, बिना किसी भेदभाव के दी है। ठीक है दीपक जी, नौकरियों पर जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है, और क्या वाकई में उस गारंटी पर लोग भरोसा कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि हाँ, लोगों को भरोसा है कि वो नौकरियां दी गई हैं और तीसरी बार सत्ता में आने के बाद दी जाएंगी? मैं पहले तो सपा को याद दिलाना चाहता हूं कि जब शिवपाल चाचा होते थे तो पूरी की पूरी लिस्ट जारी होती थी, ऐसे करके नौकरियां बड़ी आसानी से मिल जाती थी। अब थोड़ी सी मुश्किल हो रही है क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग है, एक अच्छी व्यवस्था बनी है, और व्यवस्था ऐसा नहीं है कि भाजपा ने बनाई है, बहन जी के टाइम से ही एक अच्छा बोर्ड तैयार हुआ था, उस पैटर्न पे चला आ रहा है, और वो अच्छी व्यवस्था है। अगर उसमें पेपर लीक हो जाता है और अगर वो कैंसिल होती है तो एक अच्छी कार्रवाई की गई थी इसमें। लेकिन उस सपा की सरकार से तो बेटर है कि जब चाचा शिवपाल की लिस्ट आती थी और पूरी की पूरी जारी हो जाती थी। ठीक है, मैं इस पर उनसे जवाब लूंगा, लेकिन मैम
फिरोजाबाद, एक सेकंड आप अपनी बात रखिएगा। फिरोजाबाद के मुद्दों की बात करें तो यहाँ जो हम घूमते हुए पब्लिक से बातचीत कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि कोविड काल में चूड़ी कारखाने बंद हो गए, 100 से अधिक चूड़ी कारखाने बंद हो गए। किसी ने इस तरफ जहमत नहीं उठाई कि इनको शुरू करवाया जाए, एक बार फिर से लोगों को रोजगार दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि कोविड के टाइम पर कोई भी पार्टी का, दल का एक भी व्यक्ति ग्राउंड पर नहीं था। सिर्फ बीजेपी के थे, आपके आरएसएस के थे, सामाजिक संगठन थे जिन्होंने भरपूर भोजन, उनके सारे साधन मुहैया कराए, यहाँ तक कि उनको एलपीजी गैस वगैरह तक मुहैया कराई। खुद मैं इस फील्ड में, मैंने वहां जाकर के काम किया। कोविड के समय में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही काम करी। तो आप कैसे कह सकते हो कि उनको कोविड के समय पर उनको कुछ नहीं मिला? ये तो व्यापार सभी के बंद थे उस समय, पूरा भारत बंद था। कोविड के टाइम पे तो लॉकडाउन था, लोगों की नौकरियां भी जो थी, उनके भी एक महीने की सैलरी भी उनकी काटी गई थी। मैं फिरोजाबाद के मुद्दों से जुड़े हुए कुछ सवाल चाहता हूं, अगर आपके मन में सवाल है तो पूछिए। मेरा सवाल है, पहले तो कांग्रेस पार्टी से ये है कि कांग्रेस पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों करना चाहती है और पिछड़ों के हक पर डाका क्यों डालना चाहती है? ऐसे कर्नाटक में पिछड़ों के हक पर डाका डाला। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी जो अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन के रूप में, मैं समाजवादी पार्टी से और महागठबंधन से यह सवाल करना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आए तब आपने 27% ओबीसी के आरक्षण को आप सिर्फ एक विशेष समुदाय को आरक्षण दे करके, अपनी जाति को आरक्षण दे करके 80 में से 56 एसडीएम बनाते हैं आप। और आप अपने आयोग में केवल आप अपने अध्यक्ष को ही भर देते हैं जो एक विशेष जाति का है, उनका अध्यक्ष। ओके, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है, फिरोजाबाद के लिए आज कोई ऐसा काम बता दें कि इस सरकार में हुआ वो बड़ा। ठीक है, फिरोजाबाद के लिए कोई काम नहीं हुआ। आपका सवाल? कोई सवाल नहीं। अच्छा, आपका कोई सवाल नहीं, आप बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैडम जी खड़ी हैं, समाज सेवी बताती हैं, वो पत्रकार खड़े हैं वरिष्ठ, वो भी बीजेपी की बात कर रहे हैं। हित की बात, मुद्दे पे बात क्यों नहीं हो रही? फिरोजाबाद में क्या विकास हुआ, किसने काम किया है? आप आरोप लगाने से पहले अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। आपने तो सवालों पर चुप्पी साध ली। बीजेपी की बात करते हैं, हमने आपको मंच दिया, आप फिरोजाबाद के नागरिक हैं, सवाल पूछिए। जी, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, जो आपने जो यहाँ बुलाए हैं प्रवक्ता, ये तीन बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप समाज सेवी हैं, आप बात रखिए समाज की, समाज से भी बात करिए। पत्रकार बंधु हैं हमारे, तो सारे समाज की बात करिए। ठीक है, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। उससे पहले हाँ, आपका सवाल बताइए। मैं आरक्षण के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आरक्षण किसी की जागीर नहीं है। हर समाज में व्यक्ति गरीब है, हर समाज के व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए। किसी को जो एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन उधर से सवाल ये है कि आप धर्म के नाम पर आरक्षण करना क्यों चाहते हैं? आप ओबीसी का हिस्सा काटना क्यों चाहते हैं? देखिए, ये तो आरोप है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अभी आपने विकास की बात करी थी, तो ये केवल फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं। ये पूछिएगा किसी यहाँ बीजेपी के सांसद, 5 साल से सांसद है, उनकी शक्ल किसी ने देखी है? और जो जिले में विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी थी यूपी में, और केंद्र में कांग्रेस थी, उसने विकास किया है। केवल बीजेपी ने पट्टियां लगाई हैं। 100 से ये हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी कांग्रेस के में बना, 3 ब्रिज पुल बने, मेडिकल कॉलेज बना, ट्रामा सेंटर बना, झेड़ा जाल का पानी आया, सारा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन में बना है। एक भी विकास बता दें ये लोग, एक मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर, एक एम्स बता दें, एक यूनिवर्सिटी बता दें, ये सारा सर झूठ बोलते हैं। जी बताइए। अभी सामने श्रीमान जी बैठे हुए ये कह रहे हैं कि 1 साल में जो 56 एसडीएम बनाए यादव, मैं कह रहा हूँ 5 साल में अखिलेश जी की सरकार में 56 एसडीएम इकट्ठे कर मुझे नाम दे दें तो मैं इनका गुलाम हो जाऊं। ठीक है, आप उनसे व्यक्तिगत मिलकर पूछ लीजिएगा। उनका कहना है कि आप कहते हैं 70 साल में कुछ हुआ नहीं, और वो गिना रहे कि जो कुछ किया हमने किया। आप गिना पाएंगे कि आपने 10 साल में क्या किया? हमने तो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार का खात्मा किया और देश की जनता को जो वादा किया था घर घर जल पहुंचाने का कार्य किया। गरीबों को छत पर जो मकान नहीं होते थे उनको छत देने का कार्य किया। और मैं बताना चाहता हूं कि गरीब जो लोग थे, 5 करोड़ स्वास्थ्य अंशुमान योजना के अंतर्गत उन लोगों को जोड़ा गया। इनने कुछ किया कोरोना में ये गायब। अगर इन्होंने किया होता, देश की कोरोना वैश्विक महामारी में देश के सभी प्रधानमंत्री जी का लोहा विदेशों में ही माना, आज देश इस महामारी से छूटा तो आज भारतीय जनता पार्टी की देन थी। ऑक्सीजन तक तो इनकी व्यवस्था में नहीं थी, मोदी जी ऑक्सीजन लाए और ये कहते हैं विकास किया, और विकास तो सैफई परिवार का हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये सपा के लोग ये कहते हैं कि ये यहाँ पर मुद्दे की बात करें, ये कहते हैं कि 4.5 लाख यादव हैं, तो इनको कोई यादव परिवार में या स्थानीय यादव कोई मिलता ही नहीं।
केवल यहाँ चुनाव सभी परिवार का लोग लड़ेगा क्या? परिवारवाद का एक ऐसा आरोप है जिसका जवाब आप सबके पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि उसकी बौखलाहट, चाहे राहुल गांधी की बौखलाहट हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट इसी बात को लेकर है कि सत्ता तो हमारी थी, हमारे हाथ से चली कैसे गई। सर, बात परिवारवाद की है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि परिवार में अगर 5 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता सपोर्ट कर रही है, उनको इतना बड़ा बहुमत मिल रहा है, तो परिवार इसमें कहाँ रहा? जनता समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, आप कोई दूसरा चेहरा उतारने को तैयार नहीं है। आपने तेज प्रताप यादव को कन्नौज से उतारा, फिर अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन कर दिया, तीसरा कोई नाम आपको मिला नहीं। मैं बीजेपी पे जो यहाँ पर खड़े हुए प्रवक्ता इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपको चिंता यादवों की है कि अन्य यादवों को उतारिए, तो मैं कह रहा हूँ 10 यादव आप ही उतार दीजिए अपनी पार्टी से, 10 यादव आप ही उतार दीजिए अगर इतनी यादवों की आपको फिक्र है। पहली बात। दूसरी बात, जब इन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन दी, माननीय मोदी जी ने वैक्सीन दी, तो वैक्सीन जिस कंपनी बनाने वाली इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे उन्होंने चंदा लिया, ये तो आपने अभी देखा। जो एसबीआई से एक मिनट नहीं रुकिए जब सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट लगाई, फटकार लगाई, तब एसबीआई वाले से पूछा गया तो उसमें 300 करोड़ रुपया चंदा जिस कंपनी वैक्सीन बनवाई उसने 300 करोड़ रुपया चंदा दिया। शुभकांत जी, एक बात तो, एक कहावत तो आप जानते होंगे कि हमाम में सब लंगे हैं। अभी जब चिट्ठा खुलेगा तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई पाक साफ निकलेगा। कौन सी पार्टी चंदा लेती है, किससे चंदा लेती है, कहां से चंदा लेती है, सारी बात पब्लिक फोरम में है। ठीक है, मैं पब्लिक से और सवाल लेता हूँ। हाँ बेटा, आपका सवाल। सर, अभी महोदय जी ने ये बोला कि हमारे मेडिकल कॉलेज कहाँ खोले, तो हम देख सकते हैं कि आईआईटी सेक्टर में पहले 14 एम्स थे, अब जाके 24 एम्स हो चुके हैं और 14 आईआईटी भी हो सकते हैं। तो शिक्षा नदी में उन्होंने काफी विकास किया है। थैंक यू जी। ठीक, आपका सवाल इधर से। हाँ बताइए। सर, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है और ये कांग्रेस के मित्र हैं। ये तो सिर्फ 3000 पर रह गए फिरोजाबाद, आप समाजवादी पार्टी की बैसाखी पे चल रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर सब कुछ सही था तो जब वैक्सीन थी पूरा बर्ड हमारी वैक्सीन को मारना था, तो ये मोदी की वैक्सीन क्यों कह रहे थे? ठीक है, ओके, आपका सवाल बताइए। आगे अच्छा, आपका सवाल है, आप बताइए। मेरा सवाल है भैया से, वो उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार, मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के टाइम पे जो भ्रष्टाचार भाजपा के नेता कर रहे हैं, अधिकारी लोग कर रहे हैं, उस पे मोदी जी या भाजपा की सरकार का क्या विजन है? मौजूदा भ्रष्टाचार पर कोई जवाब नहीं। सर, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से है कि 2014 से पहले हम सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा था कि जहाँ भी जाते थे बम विस्फोट, कहाँ आतंकवादी हमला, आज के मतलब 2014 के बाद ये कैसे गायब हो गई? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात की गारंटी लेती कि आज के बाद अगर हम सत्ता में आए तो ये मतलब आतंकवादी हमले नहीं होंगे? ठीक है, ओके, आपका सवाल। सर, हमारा मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और सम्मान। 2014 से पहले न हमें शिक्षा मिल रही थी, न रोजगार मिल रहा था, न सम्मान मिल रहा था। अब जब से मोदी जी की सरकार आई है, हमें शिक्षा मिली, सम्मान मिला और रोजगार मिला। और मुस्लिम महिलाओं का 53 तलाक के नाम पर जो उत्पीड़न होता था वो भी मोदी जी ने खत्म करा। और कश्मीर में आपका नाम क्या है? गुलजार अंसारी। गुलजार साहब, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता था उसको मोदी जी ने खत्म कर दिया, 53 तलाक के नाम। और यहाँ तमाम मुस्लिम जो मौलवी हैं वो कहते हैं कि आपने हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया कैसे? तो उनको तो बुरी लग जाएगी आपकी बात। नहीं, ये मतलब ये सरकारी जो हाई कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश, हम उसका पालन करेंगे। जो बुराई है वो दूर होनी चाहिए। बुराई दूर होनी चाहिए, इससे महिलाओं को उत्पीड़न होता था जी, सबसे मेन चीज। ठीक है, और किसी का सवाल? हाँ जी, बताइए आपका सवाल। कांग्रेस पार्टी पिछले 70 साल में सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, दूसरी उसके मुकाबले कोई पार्टी नहीं थी। तो फिर आज कांग्रेस पार्टी क्यों छोटी छोटी पार्टियों के पास जाकर के उनसे हाथ जोड़ के विनती करके उनसे कहती है कि हमें समर्थन दीजिए? बड़ी पार्टी आज याचना कर रही है जी। कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से महिलाओं के लिए क्या किया? 70 साल। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या किया बताइए। 33% जो आरक्षण है महिलाओं को कांग्रेस ने दिया, मोदी जी ने नहीं दिया। और राहुल जी ने अपने नए मैनिफेस्टो में क्या दिया? 50% मिलेगा। लेकिन मैं दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, दे दिया था आपने महिलाओं को 33% आरक्षण? वो तो दे ही दिया था। और दूसरी चीज आप सुन लीजिए, ये जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि जो 69,000 महिला पुरुष शिक्षक के लिए जो जेन्युइन है, लखनऊ में लड़ते रहे, अभी भी आंदोलन चल रहा है, इनको नौकरी क्यों नहीं दी और कहाँ से भर्ती कर दी गई सरकार ने? तो ये महिलाओं के हमदर्द हैं। तो ये जो आज जो ये बीजेपी वाले बैठे हैं
कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में पढ़े हैं, कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में इनका इलाज चला है, लेकिन बस यही है 5 किलो राशन वाले लोग हैं, इनको 5 किलो राशन चाहिए। ये कह के आप पब्लिक का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप उसके बौद्धिक क्षमता पर सवाल नहीं खड़े कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन पर पब्लिक वोट कर रही है। नहीं, 5 किलो राशन का लालच दे रहे, हम नौकरी नहीं दे रहे। पब्लिक लालची है, 5 किलो राशन लेकर उनको वोट कर दे रही है ना। क्यों लालच दे रहे पब्लिक को 5 किलो राशन का? क्यों फ्री का बांट रहे हैं? एक तरफ कहते हैं गरीबी खत्म हो गई और एक तरफ 80 करोड़ के लिए फिर तैयार हो गए। ठीक है, 5 साल देंगे। फ्री में राशन दे के आप वोट हासिल कर रहे हैं, आरोप है। ना तो हम किसी को फ्री में राशन दे रहे, जो जरूरतमंद है उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं मोदी जी, यही मोदी जी की गारंटी है। ये तो कुछ कर नहीं पाए गरीबों के लिए, तो मोदी जी अगर किसी गरीब का, मोदी जी का एक सपना था देश में कोई भूखा नहीं रहे, इसी उद्देश्य से वो हर व्यक्ति को जो पात्र है उसको फ्री में राशन दे रहे हैं। आज तक ये तो कुछ कर नहीं पाए, अब ये फ्री में भी अगर राशन किसी गरीब को मिल रहा है उस पर भी इन पे आपत्ति है। अभी इनने 2 दिन पहले इनके नेताओं का बयान आ रहा है, अब तो ये हमारे अगर मम्मी पापा की कोई विरासत है या जमीन है उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं ये लोग। विरासत टैक्स, क्या विरासत टैक्स उल्टा दांव पड़ गया कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस ने ऑथराइड अपना बयान ना देके अपने किसी कैंडिडेट से दिलवा के, अपने अधीनस्थ से दिलवा के, उन्होंने एक जो अपने यहाँ शरणार्थी हैं उनको केवल अपने पास बुलाने के लिए ये बयान दिया था, वो बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है। अपनी ही पिच पर कांग्रेस बार बार बोल्ड हो जा रही है या समाजवादी पार्टी बोल्ड हो जा रही है क्या मैम? सैम पित्रोदा का बयान, राहुल गांधी का बयान, मैनिफेस्टो में मुस्लिम आरक्षण की बात, और इन्हीं सब के बीच प्रोफेसर राम गोपाल यादव का यह बयान कि पूजा पाठ वो लोग करते हैं जो पाखंडी होते हैं। क्या सेल्फ गोल कर रहे हैं क्या ये लोग? बिल्कुल सही बात है कि जो उन्होंने कहा कि पूजा पाठ पाखंडी करते हैं, इधर वो जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं। तो मैं तो उनके बयानों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बस यही मुद्दे लेकर के आते हैं, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने कहा कि हमारी जो योजना है, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि अंत्योदय योजना, जो कि अंतिम पंक्ति में, अंतिम पायदान पे जो बंदा खड़ा है उसको आगे अग्रिम पंक्ति में लाना, इसी के तहत ये नाज जो वितरण हो रहा है वो हमारे उनके लिए हो रहा है, जरूरतमंदों के लिए हो रहा है। आप उन्हें लालची नहीं कह सकते हैं, आप वोटर की समझ पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। समय की बाध्यता है, शो को हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जवाब देने के लिए, और फिरोजाबाद की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया शांतिपूर्वक इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपने सवाल उठाने के लिए। आज फिरोजाबाद से चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही, यहां से आगे बढ़ेंगे, कल पहुंचेंगे मैनपुरी। जुड़िएगा हमारे साथ, पूछिएगा अपने सवाल। नमस्कार।